हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ब्लड। तो इस ब्लड के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, कैसे इसका काम होता है ना, और ब्लड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है रुधिर या फिर रक्त भी कह सकते हैं, रक्ति कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। और आम भाषा की बात की जाए तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, खून कहते हैं। तो खून नाम का जो शब्द है, ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले तो लाल रंग, लाल यही आता है ना। और ये जो चीज़ होता है, हम लोग कहते हैं ना, लाल रंग जो होता है खतरे का निशान होता है। तो खतरे का निशान जो होता है तो उसको साइड में रखते हैं। अभी हम इसको जानते हैं कि इसका भी रंग तो लाल ही होता है, और ये जो लाल रंग होता है बहुत ही ज़रूरी है हमारे ब्लड के लिए, है ना। तो लाल जो शब्द है सुनते हैं, है ना, तो घबराहट भी होता है, भाई लाल रंग का यहाँ पर है ना। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, किसी का अगर एक्सीडेंट होता है या फिर चोट लगता है तो ब्लीडिंग होने लगता है, तो घबराहट सी होने लगती है ना। तो ब्लीडिंग होता है तो देखते हैं ना, तरल पदार्थ निकलता है लाल रंग का, और वही जो होता है वो क्या कहलाता है? ब्लड कहलाता है। तो इसी ब्लड को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्लड क्या होता है, तो लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। दोस्तों, ब्लड क्या होता है? तो लाल रंग का गाढ़ा ब्लड होता है, गाढ़ा होता है, पूरा पतला नहीं होता है ना, और गाढ़ा रहना चाहिए। और एक ऐसा पदार्थ है, क्षारीय तरल पदार्थ है। अब ये क्षारीय क्या होता है? दोस्तों, हर पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है ना। क्षारीय प्रकृति होता है, अम्लीय प्रकृति होता है, और उदासीन प्रकृति होता है। और इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग आधुनिक में हम लोग पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। पीएच स्केल से हम लोग आसानी से किसी पदार्थ की प्रकृति बता सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है ना। तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, जिसमें बीच का अंक जो 7 है हमें ये बताता है कि अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो उसे हम उदासीन मानते हैं, अर्थात ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा। और अगर 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय मानते हैं, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्षारीय मानते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं कि पीएच वैल्यू जो है 7.4 लिखा है। इसका मतलब हुआ कि ब्लड जो होता है उसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। हम लोग इसे याद रखेंगे, हाँ। और अगला पॉइंट है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि हम जानते हैं ना कि ब्लड जो होता है पूरे सर से लेकर पांव तक फ्लो होता रहता है, यहाँ पर हमेशा फ्लो होने लगता है यहाँ पर, है ना। और ये जो है ना, हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाह होता है। यानी जो ब्लड होता है वो हृदय और यानी जो हमारा हार्ट होता है ना, और जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिंचाई करते हैं ना, तो मान लीजिए दूर, बहुत दूर थोड़ा खेत है ना, उसमें पानी ले जाना होता है, तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और उस पाइप के माध्यम से हम लोग पानी को पहुंचाते हैं खेतों तक। उसी तरह ब्लड को अगर पहुंचाना है पूरे शरीर में, तो वो जो वाहिनियां होती हैं वो पाइप का काम करती हैं, और उन्हीं पाइपों में अर्थात वाहिनियों में रक्त जो है फ्लो करता है। तो रक्त जो है, रक्त का परिवहन कहाँ होता है? तो हम याद रखेंगे, हृदय तथा रक्त वाहिनियों में उसका परिवहन होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि रक्त जो होता है वो क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त को हम पूछा जाएगा आपसे कि किस प्रकार का ऊतक होता है रक्त जो है, तो रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ही माध्यम होता है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। इसीलिए इसे ब्लड को क्या कहते हैं? एलसीटी कहते हैं, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हाँ, क्या कहेंगे ब्लड को? हम तरल संयोजी ऊतक कहेंगे, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्यों?
क्योंकि खून ही, रक्त ही, है ना, रुधिर ही एक ऐसा माध्यम होता है जो पूरे शरीर को, है ना, पूरे शरीर में जितने ऑर्गन है उसको जोड़ करके रखता है ना। अगला पॉइंट है कि लाल रंग का कारण, यानी जो हम लोग देखते हैं ना ब्लड ब्लीडिंग होता है तो लाल कलर का दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक का जो है, हीमोग्लोबिन नामक, है ना, एक पदार्थ होता है ना, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। इसी कारण क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है वो लाल दिखता है। अगला है रक्त की मात्रा की बात करेंगे तो पूरे शरीर में जो है ना, एक एडल्ट इंसान में अगर रक्त की मात्रा की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, 5 से 6 लीटर जो होता है, मैक्सिमम जो है 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। जिसमें अगर हम मेल की बात करेंगे, है ना, तो मेल में मैक्सिमम जो होता है 5.5 लीटर ब्लड को हम लोग देख सकते हैं, और फीमेल की बात करेंगे तो 5 लीटर जो है ब्लड को हम देख सकते हैं। यानी एक एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। इसमें अगर हम पुरुष की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे तो 5.5 लीटर, और फीमेल की बात करेंगे तो 5 लीटर होता है। हाँ, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ब्लड में कितना होता है, तो इसे हम 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। तो मेल में अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन की मात्रा की, तो ये जो होता है 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये DL का मतलब होता है डेसीलीटर, है ना। तो मेल की बात करेंगे तो 13.5 ग्राम से लेकर 17.5 ग्राम तक, है ना, प्रति डेसीलीटर जो है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। अब एग्जैक्ट इतना ही नहीं होता है, 14 ग्राम हो सकता है ना, 14.5 ग्राम हो सकता है यहाँ पर ऐसे। और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में लगभग जो होता है 12 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये जो लेवल दिया गया है हीमोग्लोबिन का 12 से लेकर 15.5 तक, है ना, ये जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है फीमेल में। तो हम लोग याद रखेंगे कि फीमेल में जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, तो वो 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो इतना हम लोग जान लिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक होता है जिस कारण हमारा ब्लड जो है लाल रंग का दिखता है। अगला पॉइंट है कि ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, कहाँ बनता है। तो ब्लड कहाँ बनता है, तो देख सकते हैं लिखा है अस्थि मज्जा, यानी उसे बोन मैरो कहते हैं। यानी बोन मैरो में जो है रक्त का निर्माण होता है ना। रक्त यानी अर्थात जो RBC, WBC और जो प्लेटलेट्स होते हैं, आगे इसको हम समझेंगे इसे, है ना। इन सब चीजों का निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। और ये अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो दोस्तों हम लोग हड्डी देखेंगे ना, कभी मुर्गा हो गया या फिर जो भी है बकरी हो गई कटते हुए देखेंगे, उसकी जो हड्डी होती है ना, तो बीच का जो खोखला जो स्थान होता है ना, जालीनुमा जो होता है, वही स्थान क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है ना। उसे हम बोन मैरो कहते हैं, और उसी स्थान पे ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है। और शुरुआत की बात करेंगे, जो शिशु होते हैं जब गर्भ में ही रहते हैं तो उस समय तो जो है हड्डियां उनकी क्या होती है, उतनी मजबूत नहीं होती है ना, उतना ठीक से काम नहीं करते हैं, वो तो बहुत कमजोर होते हैं, है ना, पटक से टूट जाएंगे, ऐसे बहुत कमजोर होते हैं। तो उस समय तो जो ब्लड का निर्माण जो है बहुत कम, ना के बराबर देख सकते हैं। तो उस समय कहाँ बनता है, तो उस समय जो होता है बच्चों में जो है ना, लीवर जो होता है ना, लीवर, उससे क्या होता है ब्लड का निर्माण होता है ना। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है धीरे धीरे जो है उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना, एडल्ट की ओर आता जाता है, वैसे ही क्या होता है ब्लड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो स्थान ले लेता है, अस्थि मज्जा ले लेता है, यानी बोन मैरो ले लेता है। ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला है स्टोरेज। ब्लड जो होता है स्टोर होता है, कहाँ होता है, स्प्लीन में। क्या कहते हैं इसे, प्लीहा कहते हैं या फिर तिल्ली कहते हैं। यानी ब्लड का जो स्टोरेज होता है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है ना, एक्स्ट्रा ब्लड अगर बचता है तो कहाँ स्टोर होगा, तो वो प्लीहा में या फिर तिल्ली भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में से स्प्लीन कहते हैं, है ना। दोस्तों स्प्लीन को भी हम क्या कहते हैं,
ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान जो है, नाम सुनते ही क्या ऐसा लगता है कि इसे मरे हुए को दफनाना होता है। जी हाँ, ब्लड में भी डेड सेल जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो स्प्लीन में ही होते हैं। क्योंकि डेड सेल उसमें स्टोर होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस स्प्लीन को कब्रिस्तान कहते हैं या फिर ग्रेवयार्ड कहते हैं, है ना। इसे हम लोग याद रखेंगे, यानी ग्रेवयार्ड किसे कहेंगे, स्प्लीन को कहेंगे। और स्टोर भी कहाँ होता है, तो स्प्लीन में ही होता है। ठीक है। अगला है कि हीमोग्लोबिन Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर वो O2 को मिला लेता है अपने आप, है ना, अपने आप में मिला लेता है, तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कैरियर लिखे हुए हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, और ना केवल ऑक्सीजन को बल्कि CO2 को भी क्या करता है, ढोने का काम करता है। यानी जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से मिलता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है इन दोनों को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। हम याद रखेंगे कि O2 और CO2 को ले जाने और, है ना, वापस ले आने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। जब Hb यानी हीमोग्लोबिन O2 से मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब Hb CO2 से मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ये जो रक्त जो होता है ना, रक्त है, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है और आयरन यहाँ पर है। ठीक है ना। आप याद रखें, रक्त में क्या होता है, आरबीसी होता है, यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या फिर कह सकते हैं रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, है ना। हिंदी में कहे तो लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होता है, और आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। दोस्तों याद रखेंगे, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। इसलिए जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड तो घटेगा ही घटेगा, और जब ब्लड घटेगा तो हमारे नुकसान है ना। क्या नुकसान है यहाँ पर, कि ब्लड की अगर कमी हमारे शरीर में होती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। दोस्तों, ब्लड की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि रक्त की कमी से होने वाला रोग जो है वो क्या है, एनीमिया है। रक्त ना लिखे तो आरबीसी भी देखिएगा, है ना, क्योंकि ये सारे चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आयरन, हेमोग्लोबिन, आरबीसी और रक्त। ठीक है, और इसे याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि रक्त के क्या कार्य होते हैं। ब्लड जो होता है हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है ना, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। सबसे पहले तो इसका काम हो जाएगा कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं और उन सब चीज़ों से, भोज्य पदार्थों से हमें जो भी पोषक तत्व पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है, और पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो क्या है, रक्त है। क्यों रक्त ही, क्यों, अभी जस्ट बताया ना, अभी जस्ट बताया है कि रक्त ही, ब्लड ही एक ऐसा माध्यम होता है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। हर एक हिस्से में ब्लड जो होता है फ्लो करता है ना, और उसी फ्लो के माध्यम से जितने भी पोषक पदार्थ हमें हमारे शरीर को मिलता है, उन सभी चीजों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम जो है ब्लड करता है। तो पहला काम क्या हो जाएगा, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है। दूसरा काम होता है गैसों यानी O2 और CO2 का परिवहन। अभी जस्ट बताए हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, O2 और CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, यानी हमारे कोशिकाओं को, है ना, O2 चाहिए और वहां से CO2 को बाहर निकालना है,
तो ये सारा काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तीसरा काम इसका है शरीर का ताप नियंत्रण करना। बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करके रखने का काम भी क्या होता है? ब्लड का ही होता है। दोस्तों अगर ब्लड फ्लो ना, और ये टेम्परेचर जो है बैलेंस कैसा रहता है? तो ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है, वो रुकता नहीं है। जब तक हम जिंदा है तब तक क्या है? ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता रहेगा। जिस दिन हम मर जाएंगे ब्लड भी थम जाएगा। और ब्लड बहने के कारण ही हमेशा फ्लो करने के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में गर्मी होती है। नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? याद रखेंगे 37 डिग्री जो है सेल्सियस जो है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना। इसीलिए क्या हम लोग समतापीय जीव के अंतर्गत आते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड करता है। देखते हैं ना, कभी हाथ घिसते हैं तो ठंडियों में गर्म हो जाता है ना। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है। इसके कारण रगड़ से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। तो तीसरा इसका काम हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना। चौथा काम है हानिकारक या फिर उत्सर्गी पदार्थों का परिवहन। केवल अच्छी चीजों का परिवहन नहीं बल्कि खराब जितनी चीजें होती हैं वो भी ब्लड जो होता है उसका परिवहन करता है ना। बाद में अलग जो खराब चीजें होती हैं इसको छान करके बाहर निकाला जाता है किडनी के द्वारा। तो किडनी में हम लोग अलग से जानेंगे इसमें। जब ब्लड जो है किडनी में पहुंचता है तो किडनी क्या करता है? खराब चीजों को ले लेता है, पकड़ लेता है ना, और अच्छी चीजों को छोड़ता है, लेके जाओ। तो अच्छे चीजों के साथ साथ खराब चीजों का भी क्या ब्लड जो है परिवहन करता है ना। अच्छी चीजों को जहां तक पहुंचाना होता है ब्लड आराम से पहुंचा देता है, और खराब चीजों को वहां से जब लेकर आता है तो किडनी बेचारा ले लेता है, कहता है दो हमें। कबाड़ होता है ना, कबाड़ी वाले को दे देते हैं ना। वैसे ही ब्लड जो है हानिकारक चीजों को, खराब चीजों को लेकर जाता है तो किडनी क्या करता है? उससे ले लेता है, कहता है अच्छी चीजों को ले जाओ, हमें खराब चीजें दे दो, है ना। और किडनी क्या करता है? उसे लेकर के पेशाब के माध्यम से क्या बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चार काम होते हैं ब्लड का मेनली। ठीक है ना। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए कि ब्लड क्या होता है ना, कौन से काम करता है यहाँ पर, ये इसकी कमी से क्या हो सकता है हम लोग समझ लिए। और अब हम समझते हैं कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो देख सकते हैं रक्त के जो अवयव हैं यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। दो प्रमुख जो है कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट को हम कहते हैं कणिकाएं। अभी कणिकाएं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है तरल भाग यानी जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का आयतन के हिसाब से 55 से 60% होता है। और बात करेंगे ठोस भाग की यानी सॉलिड पार्ट की, जिसमें कणिकाएं आती हैं। दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर मिल देते हैं कणिकाएं। कणिकाएं तो ये जो होता है पूरे ब्लड में आयतन के हिसाब से 40 से 45% होता है। तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक सॉलिड पार्ट एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या होता है? प्लाज्मा होता है 55 से 60%। और सॉलिड जो होता है कणिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में, पूरे रक्त में आयतन के हिसाब से 40 से 45% होता है। ठीक है ना। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और जो कणिकाएं होती हैं वो कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं। तो प्लाज्मा में 3 तरह के जो है प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजिन, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये चीजें प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। कौन कौन सा है? पहला है फाइब्रिनोजिन, दूसरा है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा यहाँ पर है हिपैरिन। दोस्तों हिपैरिन जो होता है
रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करता है। दोस्तों एक सवाल उठता है कि ब्लड जो होता है, हम देखते हैं ना, कभी भी चोट लगता है, कटता है, चाहे फटता है, तो जब बाहर ब्लीडिंग करता है तो कुछ देर बाद क्या होता है कि वो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों क्यों रास्ता बंद हो जाता है? इसका कारण क्या है? आप सोचते हो कि ब्लड जैसे ही बाहर आता है, हवा के संपर्क में आता है तो ब्लड जम जाता है। तो बाहरी हवा होता है, क्या हाँ ब्लड के अंदर हवा नहीं है, O2 CO2 नहीं है, भी तो होता है ना, तो फिर अंदर क्यों नहीं जमता है? यानी ब्लड को लिक्विड में रहने देना, ये कौन काम करता है, कौन करता है? यहाँ पर ये हेपेरिन करता है। हेपेरिन ही ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड को लिक्विड रूप में बनाए रखता है। हम लोग इसे याद रखेंगे, है ना। ये 3 तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे। नोट में हम लोग याद रखेंगे कि रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर, रक्त जब ब्लीडिंग होता है ना, बाहर निकलता है, जब जम जाता है तो उसमें से क्या होता है, जो फाइब्रिनोजिन नामक जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा से अलग हो जाता है। और बाकी जो बच गया जो पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? बचे हुए प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, हम लोग याद रखें यहाँ पर, है ना। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का जो है चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा द्रव होता है ना। हल्के पीले रंग का जो क्या होता है? चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है, ठीक है ना। और इसका परसेंटेज आपको बताइए कि यहाँ पर 55 से 60% होता है। 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें होते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन के कारण क्या होता है? रक्त वाहिनियों में ब्लड जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब प्लाज्मा में उपस्थित कौन कौन से और कंपोनेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। प्लाज्मा में जो है 90% पानी होता है ना। प्रोटीन की बात करेंगे तो 7% होता है, और कार्बनिक लवण की बात करेंगे तो 0.9% होता है ना। और ग्लूकोज की बात करेंगे तो 0.18% होता है। साथ में फैट की बात करेंगे, वसा की, तो 0.5% होता है। बाकी जो बच गया पदार्थ जो होता है, अन्य शेष पदार्थ जो होते हैं उसको हम, है ना, बच जाते हैं, उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो एक प्लाज्मा में इन सारे चीजों का कंपोनेंट होता है, ये हम इसे याद रखें। सबसे ज्यादा पानी होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग समझ गए। प्लाज्मा क्या होता है? तो ये क्या होता है? हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है ना। इसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन होता है। इसे, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, है ना। और जब भी क्या होता है, रक्त जमता है तो जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन होता है प्लाज्मा से अलग हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी जो बचा जो पदार्थ होता है ना, तब शेष जो बचा हुआ प्लाज्मा होगा उसको हम सीरम कहते हैं। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है। वैसे तो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें हम लिखे हुए हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझिए। और प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं पदार्थों की, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ये ठोस भाग की ओर, यानी ब्लड का दूसरा कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट लिक्विड पार्ट समझ लिए, जिसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब हम ठोस पार्ट जो होता है ना, सॉलिड जो पार्ट होता है उसको समझते हैं, जिसमें कणिकाएं होती हैं। ये जो कणिकाएं होती हैं इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, है ना। उन तीनों हिस्सों का नाम यहाँ पर क्या है? क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डबल डबल नेम है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ये जो होगा प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये पूरे शरीर में, पूरे रक्त में आयतन के हिसाब से कितना इसका परसेंटेज होता है? 40 से 45%, ठीक है ना। अब हम इन तीनों जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, इसको हम लोग
अलग करके देखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर है आरबीसी, इसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहेंगे या फिर कोशिकाएं कहेंगे, ठीक है। पहला है कि अगर इसकी संख्या की बात की जाए, अगर आरबीसी की संख्या की बात की जाए कि ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो अगर मेल की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे, तो 4.7 मिलियन से लेकर 6.1 मिलियन तक जो है इसकी संख्या होती है मेल में। और फीमेल की बात करेंगे तो 4.2 मिलियन से लेकर 5.4 मिलियन तक इसका संख्या होता है ना। नॉर्मल अगर बात करेंगे तो 50 लाख इसे हम ले सकते हैं, यानी 5 मिलियन, ठीक है। हम लोग इसे याद रखेंगे। और इसके जीवन काल की बात करेंगे दोस्तों, इसका जीवन काल भी होता है, लाइफ स्पैन भी होता है, कि जो भी इसकी कणिकाएं होती हैं सॉलिड पार्ट में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती हैं, क्योंकि ब्लड हमेशा बनता रहता है, तो मरना भी तो चाहिए ना। अभी बताया था ना कि जो भी ब्लड में डेड सेल हो जाते हैं वो कहाँ स्टोरेज होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन में ये ऊपर चल जाता है, मतलब मर जाता है ना। उसकी जगह पे नए आरबीसी आ जाते हैं। अगला है, इसमें केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस है ना, हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस ही नहीं होता है। और अगर कोई डॉक्टर या फिर कोई भी अगर आरबीसी को लेकर के, है ना, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालना चाहे, डीएनए निकालना चाहे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब केंद्रक ही नहीं होता है तो डीएनए का पता कहां से करेगा। तो इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। अगला है, इसकी आकार की बात की जाए तो इसका आकार होता है डिस्क की तरह होता है, यानी गोल चपटा होता है, ठीक है ना। इसका आकार क्या होता है, डिस्क यानी गोल चपटा होता है, गोल होता है ना, और बीच से चपटा होता है। ऐसे हाजमोला का नहीं होता है गोली छोटा छोटा, है ना, बीच से चपटा होता है, उसी टाइप का यहाँ पर। अगला है, इसमें लाइसोसोम की अनुपस्थिति होती है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है हमारे सेल में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें सॉरी उसमें इसकी उपस्थिति होती है। और लाइसोसोम क्या करता है, मरे हुए चीजों को खाता है, यानी ब्लड में जो भी डेड चीजें हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो उसको खाने का सफाई करने का काम जो है लाइसोसोम ही करता है। तो आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि इसका काम क्या होता है, आरबीसी का काम क्या है, तो O2 और CO2 का परिवहन करना। अभी पीछे समझे थे यहाँ पर ये कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से मिलता है तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इन दोनों चीज से जुड़ करके परिवहन करता है। बाहरी वातावरण से फेफड़ा तक, जब नाक के द्वारा, ट्रैके के द्वारा फेफड़ा तक ऑक्सीजन आता है, तो वहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में लेकर जाता है, और पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां से उस चीज को लेकर हीमोग्लोबिन फिर फेफड़ा तक आता है, फेफड़ा से फिर ट्रैकिया नासिका द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर पहले जुड़ता है फिर टूटता है, इस प्रकार से हीमोग्लोबिन काम करता है। तो यह जो कार्य करता है इसका काम क्या है, O2 और CO2 का परिवहन करना। ये जो होता है आरबीसी जो होता है, सबसे अधिक संख्या होती है पूरे रुधिराणु में। अब से पूछा जाएगा कि किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो 90 से 95% जो होता है आरबीसी की होती है, रुधिराणुओं की संख्या। दूसरी से रुधिराणु भी कहेंगे, कणिका कहेंगे, है ना, याद रखेंगे कि पूरे सॉलिड पार्ट की बात करते हैं, है ना, किसकी संख्या ज्यादा होती है, तो हम क्या कहेंगे, आरबीसी की होती है, ठीक है। तो ये रहा इसका पहला इसका सॉलिड पार्ट रहा। अब इसका सेकंड सॉलिड पार्ट क्या है, WBC यानी ल्यूकोसाइट्स। तो देखते हैं ल्यूकोसाइट्स क्या होता है। WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं
दोस्तों ये आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण। लेकिन इसमें कोई आरबीसी जैसा कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसमें, इसलिए इसका रंग जो है रंगहीन होता है, ये सफेद होता है ना। इसको क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं कहेंगे। आरबीसी तो इसका है, इसका डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल कहेंगे। ठीक है। इसकी संख्या की बात की जाए तो इसका संख्या होता है 4000 से लेकर 11000 तक, यानी आरबीसी से कम। दोस्तों संख्या में ज्यादा आरबीसी होता है और संख्या में कम डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। जीवन काल की बात करेंगे तो 13 से 20 दिन तक होता है इसका, यानी इसका लाइफ स्पेन जो होता है 13 से लेकर 20 दिन तक होता है। अगला है, इसमें केंद्रक मौजूद होता है, अतः अगर रक्त में से डब्ल्यूबीसी को निकालकर जांच किया जाए, डीएनए का पता किया जाए तो आराम से किया जा सकता है ना, क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए मौजूद होता है और डीएनए में ही हमारे पूरे शरीर का समझ लीजिए पूरा डेटा होता है, पूरी सूचनाएं उसी में होती है। ठीक है ना। तो इसमें केंद्रक मौजूद होता है। आरबीसी में केंद्रक जो है मौजूद नहीं होता है, इसमें अनुपस्थिति होती है उसकी। आकार की बात की जाए तो इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका कोई फिक्स जो है शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए ये जो है अनिश्चित आकार का होता है। उसके बाद है इसमें लाइसोसोम की उपस्थिति होती है। लाइसोसोम की इसमें क्या होती है? उपस्थिति होती है। और इसमें लाइसोसोम की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। दोस्तों इसमें अनुपस्थिति याद रखेंगे कि लाइसोसोम की इसमें अनुपस्थिति होती है और इसमें इसकी उपस्थिति होती है ना। और आपको पहले ही बता दिए कि लाइसोसोम का क्या काम होता है? मरे हुए चीजों को खा करके खत्म करना, साफ करना। ठीक है ना। उसके बाद है अगला, इसका काम क्या होता है? शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा करना है। ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए है ना, या फिर कोई भी ऐसी चीजें है ना, विषाणु चल जाएगा यहाँ पे, जो बैक्टीरिया है कीटाणु है अगर ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है ना? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये संख्या 4000 से 11000 तक, जीवन काल 13 से 20 दिन तक, इसमें केंद्रक मौजूद होता है ना। आकार की बात करेंगे तो अनिश्चित आकार होता है। लाइसोसोम की इसमें उपस्थिति होती है, उसमें उपस्थिति नहीं होती है। कार्य इसका शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा करना है। ठीक है ना। ये हम लोग इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इसका आकार होता है अनिश्चित होता है और ये बड़ा होता है, यानी आरबीसी की तुलना में इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। खा कर मोटा हो जाता है, क्योंकि यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, यानी बैक्टीरिया को खा जाता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम ही होता है ना, इसलिए इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और तीसरा यहाँ पर है ब्लड प्लेटलेट्स, यानी रक्त पट्टिकाणु या फिर बिंबाणु कहेंगे। ठीक है ना। दोस्तों देखते हैं ना कि कभी चोट लगता है तो ब्लड वहां से जब ब्लीडिंग करता है और वहां पर थोड़ी देर तक उसको उंगली से या फिर कपड़े से बांध रखते हैं, थोड़ी देर क्या होता है? जम जाता है। इसको कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, है ना। तो जमने का कारण क्या होता है? इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है ना। इसकी संख्या की बात करेंगे तो 1.5 से 4 लाख तक इसकी संख्या होती है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। जीवन काल की बात करेंगे तो 7 से 10 दिन तक इसका जीवन काल होता है। आकार की बात करेंगे तो नुकीले अंडाकार होता है ना, ऐसे इसका आकार होता है। इस टाइप का जो है उभयतल होता है ना, उस टाइप का जो है इसका आकार होता है, अंडाकार, नुकीले अंडाकार होता है। ठीक है ना। इसके कार्य की बात की जाए तो शरीर में रक्तस्राव होने से रोकना। जो बताया ना, चोट लगता है, चाहे कटता है, फटता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वहां जम जाता है, यानी जो ब्लीडिंग होता है कुछ देर बाद बंद हो जाता है, जिसका कारण क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। और इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें केंद्रक जो होता है नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है,
प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WC में केंद्रक होता है। इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम होता है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? O2 CO2 का परिवहन करना होता है। इसका काम होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करना। इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। घाव को भरने में भी प्लेटलेट्स की अधिकतम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से इन कणिकाओं का काम होता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। और ये जो है हमारे ब्लड में इनकी उपस्थिति होती है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्याओं का होना है ना। इन सभी चीज़ों का जो है इनका काम करना हमेशा चलता रहता है प्रिय, और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक चीज़ सही से काम ना करे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।